नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीता पचेरा। मैं आपको सेकंड पेपर भारत में समाज, क्योंकि बीए पार्ट फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके दो पेपर हैं, समाजशास्त्र का परिचय और सेकंड पेपर है भारत में समाज। हम भारत में समाज को पढ़ेंगे। भारत में समाज का पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया था और अभी हम चैप्टर फर्स्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम भारत में समाज, आप फर्स्ट ईयर बीए पार्ट फर्स्ट के सोशलॉजी के विद्यार्थी हैं। आपको बताना चाहूँगी कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस शास्त्र, सोशियस और लोगस। ग्रीक और लैटिन भाषा से ये मिलकर बना है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। समाज का विज्ञान, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन कैसे करते हैं, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि समाज की संरचना और परिवर्तन को समझने का प्रयत्न किया जाता है, तो हम भारतीय समाज और इसकी संरचना और इसमें होने वाले परिवर्तनों को समझेंगे। अगस्त कॉम्ट इसके जनक माने जाते हैं, क्योंकि अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द की स्थापना की थी 1838 में। तो अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाज के संबंध में सही और पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इससे संबंधित समाज का दो दृष्टियों पर, यानी कि एक तो स्थिर, इसकी संरचना, और गतिशील, इसमें परिवर्तन। स्थिर, इसकी जो संरचना है वो स्थिर है, और गतिशीलता क्या है, इसमें जो परिवर्तन है वो परिवर्तन। तो समाज का स्थिर दृष्टिकोण है, लेकिन जब किसी विशिष्ट समाज में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है तो यह समाज का गतिशील पक्ष होता है। भारतीय समाज का अध्ययन हम दो दृष्टिकोणों से करते हैं। पहला शास्त्रीय यानी कि पाठ्य, और दूसरा क्षेत्र कार्य दृष्टि से। एक तो पढ़ने वाली किताबों से जो हम पढ़ते हैं, ग्रंथों से हम पढ़ते हैं, तो उसको हम शास्त्रीय कहते हैं, पाठ्य कहते हैं। और जो हम फील्ड में जाकर काम करते हैं उसको हम क्षेत्रीय कहते हैं। तो दो तरीके से हम इसमें अध्ययन करते हैं। हम इसमें आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और जिससे कि हम इसका एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो समाज का शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करते समय हम पाठ्य परिदृश्य पर सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि यह पाठ्य परिदृश्य क्या है। समाज के संबंध में जो भी लिखित सामग्री पाई जाती है, जो भी रिटन में है, लिखा हुआ है, उसके आधार पर समाज की जो संरचना है और उसके जो प्रकार्य है तथा उसकी गतिशीलता आदि को समझने का प्रयास किया जाता है। आप ये पार्ट फर्स्ट के सोशलॉजी के विद्यार्थी हैं, तो आपको सबसे पहले मुझे ये समझाना होगा कि यह संरचना क्या होता है, प्रकार्य क्या होता है, और ये गतिशीलता क्या होती है, किस तरीके से ये काम करता है। तभी हम उसके आगे हम समझेंगे कि हम कैसे हम इसको जाने कि संरचना क्या है। संरचना व प्रकार्य एक दूसरे के संबंध में है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि हमारा शरीर हाथ, पैर, आँख, नाक, कान आदि विभिन्न अंग का एक ढेर मात्र नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्थित रूप से सावयव कहलाया जाता है। शरीर के इन निर्माण अंगों के एक सिलसिले से व्यवस्थित होने के फलस्वरूप जो प्रकट होता है वह सावयवी संरचना कहलाई जाती है। और इन सब अंगों का प्रकार्य एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ काम करता है। इन अंगों के द्वारा किए जाने वाले जो प्रकार्य होते हैं उसमें एक तरीके का प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है, और जिसके फलस्वरूप संरचना का अस्तित्व संभव होता है। संरचना तभी है, जैसे कि हम हाथ हिलाते हैं, हम पैर हिलाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क काम करता है। ये हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक से जुड़ा हुआ है, एक अंग दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से समाज के जो प्रकार्य है वो हम संरचना से हम उसको जोड़ के देखेंगे। इसलिए हमारा जो सावयव है इसको समाज का रूप बताया है, और इसमें जो हमारे अंग कार्य करते हैं इसमें, तो वो समाज के प्रकार्य हैं।
तो इन बातों को हम जब देखते हैं तो एक संरचना बनती है। निर्माण अनेक सामाजिक इकाइयों के द्वारा होते हैं और प्रत्येक इकाई का एक अपना अपना काम होता है। जैसे आँख का काम होता है देखना, नाक का काम होता है सूंघना, कानों का काम होता है सुनना। तो इस तरीके से हर एक अंग का अपना अपना कार्य होता है। इसी तरीके से समाज में भी कि जो संरचना होती है वो विभिन्न अंगों से बनती है और उसके अपने अपने कार्य होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि संरचना और फिर प्रकार्य, इसके प्रकार्य। तो समाज और शरीर की जो तुलना है उतनी ही पुरानी है जितनी विचारधारा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर और स्कैफल को इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के लिए मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा जीवित प्राणियों व समाज की यांत्रिक प्रकृति को दर्शाना था। तो इन दोनों के विचारों से सबसे पहले A.W. स्मॉल और C.H. पुले प्रभावित हुए थे। समनर और केलर भी यूरोपीय विचारधारा से प्रभावित थे। इन सभी विद्वानों ने सामाजिक सावयव की तुलना जैविकीय सावयव से करते हुए प्रकार्यवाद के विकास में योगदान दिया है। तो इस तरीके से ये हमारी संरचना है और ये हमारे प्रकार्य है और फिर उसमें जो भी कार्य होता है, उसमें जो भी परिवर्तन होता है, वो उसका समाज का गतिशील पक्ष है। भारतीय समाज के अध्ययन में शास्त्रीय या पाठ्य परिदृश्य का जो दृष्टिकोण है इसके साथ हम अध्ययन कर सकते हैं। क्षेत्रीय कार्य के दृष्टि से भी अध्ययन किया जा सकता है। तो पाठ्य दृश्य के आधार पर भारतीय समाज को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। इतिहास के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। अतीत को लिखित सामग्री के आधार पर जाना जा सकता है। जो हमारा बीत गया है और जो कुछ लिखी हुई सामग्री है, उस लिखित सामग्री यानी कि पाठ्य परिदृश्य या शास्त्रीय परिदृश्य के द्वारा हम भूतकालीन को समझने में हमें सहायता मिल जाती है और इसकी क्योंकि वर्तमान की जड़ें अतीत में होती हैं। तो इसलिए पाठ्य सामग्री या शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाकर हम भारतीय समाज को विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। हम समाजशास्त्र में अध्ययन कर सकते हैं। अब ये जो पाठ्य परिदृश्य है, पाठ्य सामग्री है, तो ये जो लिखित सामग्री की उपलब्धता से है, ये हमें कहाँ से मिलती है, इसके स्रोत कहाँ पर है, कौन सी जगह से हमें ये मिलेंगे। जैसे कि ग्रंथ है, उपनिषद है, पुराण है, स्मृतियाँ हैं, रामायण है, महाभारत है, विदेशियों के द्वारा लिखित विवरण है। तो ये जो सारे स्रोत हैं उससे हम पाठ्य परिदृश्य के ये सब अंतर्गत आते हैं। इसको हम पाठ्य परिदृश्य कहते हैं। अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे कि जो पाठ्य परिदृश्य है ये ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक जो काल है उसमें हम समझ सकते हैं इसको। तो भारत को जैसे कि यह हम कह सकते हैं कि कब और कहाँ से प्रथम बार मानव के ने आकर भारत को अपना निवास स्थान बनाया, ये कहना बहुत कठिन है। किंतु भूगर्भ शास्त्रियों का ये मत है कि दक्षिणी भारत में उस समय भी मानव का अस्तित्व था जब ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफ्रीका एक ही भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे। समय समय पर यहाँ विभिन्न स्थानों से अनेक प्रजातियों के लोग आते रहे हैं और उनका यहाँ इतना मिश्रण हो गया है कि आज यह कहना बहुत अधिक मुश्किल हो गया है कि भारत के मूल निवासी कौन थे और भारतीय संस्कृति को जन्म किसने दिया है। इतना मिक्सअप हो गया है ये सारा। किंतु फिर भी कुछ अवशेष हैं, कुछ ऐसे अवशेष हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज और संस्कृति प्रागैतिहासिक काल में जन्म ले चुके थे और उनका एक व्यवस्थित रूप उस समय विद्यमान था जब सिंधु के लरकाना तथा पंजाब के हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर किए गए उत्खनन कार्य से ज्ञात होता है कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक समुन्नत सभ्यता जन्म ले चुकी थी और हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ऐसी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता का निर्माण ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व द्रविड़ों के द्वारा किया गया था। यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, वरन इसका प्रसार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, काठियावाड़, गुजरात, उत्तरी राजस्थान तक फैला हुआ था और यह संस्कृति नगरीय संस्कृति थी जिसमें ईंटों के पक्के भवन बने हुए थे। नगर में नालियाँ, सुनियोजित रूप से सड़कें बनी हुई थी। प्रत्येक गली में एक कुआं व स्नानागार था। सिंधु घाटी के लोग शिवलिंग और मातृ देवियों के उपासक थे।
तो उस समय पे शिवलिंग की पूजा की जाती थी और मातृ भक्ति देवी की उपासना की जाती थी, मातृ सत्तात्मकता की पूजा की जाती थी। वे प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे, इसलिए ही वे पेड़ पौधों, नदियों एवं पशुओं की पूजा करते थे। वे सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र बुनना जानते थे और विभिन्न प्रकार की मिट्टी, धातु की मूर्तियाँ और उनकी भावभंगिमाएँ यानी कि उनके चेहरे के भाव, उनसे ज्ञात होता है कि उनमें कला के प्रति लगाव था और वे संगीत एवं नृत्य में भी रुचि रखते थे। स्त्रियां विभिन्न प्रकार की धातुओं के आभूषण धारण करती थी और सांगारिक प्रसाधनों का भी उपयोग करती थी। खुदाई में 550 मोहरें भी प्राप्त हुई थी जिन पर पशुओं के चिन्ह अंकित थे। ये लोग निकटवर्ती देशों से व्यापारिक और वाणिज्यिक समुद्र से जुड़े हुए थे। लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, वस्त्र, लकड़ी आदि अनेक प्रकार के उद्योग भी उस समय पे प्रचलित थे और यहाँ के लोग गेहूँ, मांस, मछली, दूध, घी आदि का प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से अस्त्र शस्त्र में भी कुल्हाड़ी, भाला, कटार, गदा, धनुष इत्यादि का निर्माण किया जाता था। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके लेखन में कार्य और भाषा का भी विकास हो चुका था और द्रविड़ लोग जिन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया ऑस्ट्रेलियाड और भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। यह सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व तक कायम रही। आर्यों के भारत में आने पर संभवतः इस सभ्यता का विनाश हुआ था। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में प्राचीन काल की बात करेंगे जिसमें हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, पूर्व वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की और महाकाव्य काल की बात करेंगे। धन्यवाद।